सबसे पहले थोड़ा सा लाउडली सर। हाँ जी, थोड़ा सा जोर। सबसे पहले आप सब यहाँ सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं एक चुनाव हमारे जो संगठन की प्रक्रिया है उसमें मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने चुना है और मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप सबके सहयोग से मैं पूरे संगठन को, पूरे अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके और हम तीसरी बार हरियाणा में यहाँ सरसा में विशेष तौर पे पांचों के पांचों कमल खिलाने का काम करेंगे। और मेरे साथ बहन बैठी हैं निताशा जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनको आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में बहुत अच्छे स्थान पे नियुक्त किया है। आप सबका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और प्रदेश के नेतृत्व ने कहा कि सब जगह सभी जिलों में बजट के बारे में चर्चा करके आप सभी बंधुओं से बातचीत की जाए। तो उसी निमित्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष नवनियुक्त हुए आदरणीय शिषपाल कंबोज जी हमारे बीच में, जगदीश चोपड़ा जी हमारे बीच में, सुरेंद्र आर्य जी, जितेंद्र जी, महामंत्री जी। बजट का जहां तक सवाल है 2024-25 का, ये 48 लाख करोड़ का बजट है। 2013-14 में 16 लाख करोड़ का बजट हुआ था। तो 10 सालों में 3 गुना, 16 लाख करोड़ से 48 लाख करोड़ का बजट। और इस बजट में सबसे बड़ी बात इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिविटी की है। किसी भी बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का बजट होता है, उसमें यदि हम खर्चा अधिक करते हैं तो कहते हैं कि देश के जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, वो ये सब कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर बजट की परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो बजट अच्छा माना जाता है। जितेंद्र जी भी बैठे हैं बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में। तो मैं समझता हूं कि 18.2% का जो एक्सपेंडिचर इस बजट में है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में है। यानी कि देश में जो विकास की गति है, चाहे उसमें सड़कें बनवाने की बात हो, चाहे बिल्डिंग्स बनवाने की बात हो, चाहे नए नए प्रोजेक्ट लेने की बात हो, रेलें बनाने की बात हो, हवाई अड्डे बनाने की बात हो, ऐसे जो भी विकास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है उसमें ये 18.2% का अगर खर्चा बजट का उसमें एलोकेट किया जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, हमारी बहन निर्मल सीतारमण की। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है। दूसरी बात, फिस्कल डेफिसिट, 15वां वित्त आयोग, उसका ये कहना है कि अगर किसी भी सरकार में फिस्कल डेफिसिट अगर 3% या उसके अराउंड जीडीपी का, तो उसको एक बैलेंस्ड बजट कहते हैं। जैसे हम कोई भी जो राजकोषीय जिसको घाटा कहते हैं, हम 3% की जीडीपी की अगर 3% में रहें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा बैलेंस्ड वो है। और मैं समझता हूँ कि इस देश की जो जीडीपी है वो
326 लाख करोड़, 326 लाख करोड़ जीडीपी है और इसका 16 लाख करोड़ रुपए इसका लगभग फिस्कल डेफिसिट है। ये मैंने आंकड़ों की आपसे बात की। और वैसे अगर हम इस बजट को देखें तो ये बजट जो है ये गरीबों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है। इनकम टैक्स की बात मैं करूं तो 60,75,000 तक की इनकम जो है, जो हमारे जो गरीब तबका है, जो जिनकी कम आय है, जो पहले ये 2.5 लाख 3 लाख तक होती थी, आज मैं ये कह सकता हूं कि 60,75,000 तक की इनकम के लिए उसको एक भी पैसा इनकम टैक्स का नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा सा और भी ऊपर जाएं तो इस बजट में जो 6 लाख तक का, 7.5 लाख तक का और फिर उसके आगे की जो स्लैब्स हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, उनकी जो स्लैब्स हैं वो इस तरह से चेंज की हैं या इतनी छूट दी है कि लगभग 17,500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को इनकम टैक्स में प्रेजेंट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है उसमें 17,500 रुपये का उसको फायदा है। युवाओं की बात करें हम, 5 वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ लोगों को रोजगार और स्किल का बढ़ावा देने की बात इस बजट में की गई है और उसमें 2 लाख करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया है। 2 लाख रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया जो 4.1 करोड़ लोगों के लिए, उनके कौशल के लिए, उनके रोजगार के लिए। और एक बात और इसमें मैं बता दूं कि जो हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं या इस तरह की जो डिपॉजिट स्कीम है, उसमें भी सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा देने की बात की है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी की बात माननीय मोदी जी करते हैं, ऐसे उसमें 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है और उसके महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपया इस बजट में से रखा गया है। तो महिलाओं के लिए ये जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, बहुत सारी महिलाएं जो खाली रहती हैं, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए, उनको पहले हम 10,000 का लोन देते हैं, फिर 20,000 का लोन देते हैं, फिर 50,000 का भी लोन देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया इसके लिए रखा है और एक महिला है, एक महिला एक ग्रुप बनाती है, वो 10,000 का लोन लेती है, 20,000 का लेती है, 50,000 का लेती है और फिर वो बाकी अपनी जो सखियों को कोई भी जो स्किल है वो उसको सिखाती है, चाहे वो कपड़े बुनने की बात हो, चाहे वो अचार बनाने की बात हो, चाहे अलग अलग तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो अपनी मार्केट में भी बेच सकती हैं। तो अकेली महिला व्यापार को डेवलप नहीं कर सकती, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो इस तरह का संगठन करके अपने आप को आत्मनिर्भर करके और महिला सशक्तिकरण करके इस ओर भी सरकार ने हमारे को विशेष ध्यान देकर 3 लाख करोड़ रुपया इसके लिए उन्होंने रखा है। बजट में 1 करोड़ शहरी गरीब लोगों को आवास देने के लिए 10 लाख करोड़ का बजट इनके लिए रखा है। मतलब जो रोटी कपड़ा और मकान हम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो माननीय दीनदयाल जी का हमारा एक सपना भी है कि जो समाज में पंक्ति के आखिरी सीट पर बैठा है, जो असहाय है, निर्बल है, दुर्बल है, उसकी सहायता के लिए भी हमने 10 लाख करोड़ रुपया इसमें
रखने का प्रावधान किया है। एक बात की उन्होंने, इंटर्नशिप, यानी कि 1 करोड़ लोगों को उनकी पढ़ाई के बाद जो ITI कर लेते हैं उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, ऐसी 500 जो कंपनियां हैं उनको छांटा है, उनमें इंटर्नशिप देने की बात की है। इंटर्नशिप का मतलब 1 साल की ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग भी पेमेंट के साथ। पहले साल उनको 6,000 रुपये मिले और फिर बाकी 11 महीने 5,000 रुपये उनको दें। ऐसे करके लगभग इसमें भी 1.5 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया है भारत की सरकार। तो ऐसी मित्रों अनेक उपलब्धियां, बहुत सारी। MSME में किसानों के लिए MSP में बढ़ावा देकर इस बात को इंश्योर किया है कि उनकी रिटर्न 1.5 गुना हो, कम से 1.5 गुना लाभ उनको हो किसानों के लिए। और किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था है, फसल अगर खराब हो जाती है उसकी व्यवस्था है। ऐसी अनेक बातें किसानों की फायदे के लिए भी हमारी भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें बात रखने की बात की है। स्पेशल रियायत उन्होंने 450 करोड़, ये जो बाढ़ आ जाती है कोई आपात स्थिति में सहायता के लिए, उन्होंने 450 करोड़ का आवंटन किया है। और वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा को कुल 13,632 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कि पिछले बजट से 1.093% अधिक है। ये हरियाणा को एक्स्ट्रा लाभ हुआ है। में भी हरियाणा को पहले 11 लाख करोड़ मिलते थे, इस बजट में 23 करोड़ 11 लाख करोड़ मिलते थे और इसमें 23 लाख करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। और इसी तरह से हेल्थ में भी 2.25 पहले 2.25 लाख करोड़ था और अब ये उसमें वृद्धि होकर 5.85 लाख करोड़ जो है, करोड़, लाख नहीं है इसमें, करोड़ का हमें फायदा हुआ है। देखिए, जब पिछली सरकार जो हम पर दोषारोपण कर रही है, ये उस समय का अगर हम देखेंगे तो कितने डॉक्टर्स खाली थे। हमने तो हमारी सरकार आने के बाद ये घोषणा की कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और जब वो गए थे तो उस समय 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। अब 15 मेडिकल कॉलेज खोलने में और कुछ प्रोसेस में, अब उनका जो डॉक्टर निकलेगा उसमें भी 8-10 साल लगते हैं। कोई मेडिकल कॉलेज है, पहले उसके लिए जमीन देखी, जमीन देखने के बाद उसको उसमें वहाँ बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उसको शुरू किया, शुरू करने के बाद भी 5 साल के बाद वो MBBS करता है, 5 साल के बाद 3 साल के बाद PG करता है, तो 8-9 साल लगते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि देश की आज़ादी के बाद या हरियाणा 1966 के बनने के बाद क्या किया उन्होंने। हमने 15 मेडिकल कॉलेज चला दिए, इनके रिजल्ट आएंगे ना, आने शुरू हुए। तो हेल्थ में इससे बड़ा मैं समझता हूं कि और कोई काम कभी भी वो सोच भी नहीं सकते कि 15 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और आज 3-4 मेडिकल कॉलेज तो लगभग बनकर तैयार हैं, उनका उद्घाटन होना है, लेकिन वो भी डॉक्टर जब लाएंगे तो उसमें 5 साल लगेंगे। तो डॉक्टरों की उपलब्धि कमी हम शुरू से मानते हैं, उसको हमने पूरा करने का एक प्रयास किया है, निरंतर जारी है और उसमें हमें उपलब्धि हो रही है।
स्ट्राइक का क्या चल रहा है? स्ट्राइक जो चल रही है हाँ, स्ट्राइक की उनकी कुछ मांगे थी और उन पर सहमति बन गई है और मैं समझता हूं कि कल या परसों ये स्ट्राइक विड्रा भी हो गई है, आपकी जानकारी में भी होगा। 2 दिन में हमने, देखिए 2 दिन में हमने समस्याओं को सुलझाकर आपसी सहमति बनाकर हमने स्ट्राइक को विड्रा किया है। कल भी एनएचएम कर्मचारी कोई बात नहीं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उसको भी दूर करेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। थोड़ी डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ ही करती हैं, उनको हम सुनेंगे, उनको दूर करेंगे। और हमने डॉक्टर्स की 4 समस्याएं थी, उन 4 की 4 समस्याओं को हमने एमिकेबली आपस में टेबल पर बैठकर 2 दिन में दूर किया है। इनकी समस्या कितने दिनों में दूर कर दोगे? जल्दी दूर कर देंगे। समय सीमा? हाँ बिल्कुल, समय सीमा विद इन 2-3 डेज में हो जाएगी, उससे भी जल्दी हो जाएगी। आप खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की भावना तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, कितनी पीड़ा उनको होती है सरकार उनकी मांगे ना पूरी करे। नहीं तो कर दी ना पूरी। डॉक्टर की